देखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतनी ही कई बार ये चुनौतियां भी खड़ी करते हैं। बीते कुछ वर्षों की बात करें तो पहाड़ में चुनौतियां कई गुना बढ़ती जा रही हैं, जिसका दुष्परिणाम हमें खास तौर पे भूस्खलन के रूप में देखने को मिल रहा है। ताज़ा मामला उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल का हो या फिर तमाम सारी घटनाएं जो हाल फिलहाल में उत्तराखंड और हिमाचल में हुई, यानी जो ये हिमालयन श्रृंखला है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर अजय पाल साहब हैं, चीफ साइंटिस्ट रहे हैं वाडिया इंस्टीट्यूट के और बहुत गहन अध्ययन इन्होंने किया है हिमालय पे। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सर जो ये दिक्कतें आ रही हैं इसके पीछे सर मेन कॉज क्या आपको लगता है? देखिए, दिक्कतें जिसे हम बोलते हैं वो एक प्रकृति में आए जो बदलाव हैं उनकी वजह से एक मानव को रहने में या विकास में जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं हम उसको दिक्कत कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो प्रकृति है इसमें जो बदलाव आता है हमको उसके अनुरूप हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा ताकि हम स्थिर रह सकें। जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि भूस्खलन की एक्टिविटी जो है ये हाल फिलहाल में हमने देखा कि उत्तराखंड में या हिमाचल में काफ़ी विराट रूप में हमने देखा। इसको हम अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या है कि धीरे धीरे पृथ्वी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उसमें प्रमुख एक आ रहा है टेम्परेचर को लेकर। अब टेम्परेचर और भूस्खलन का क्या संबंध है कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है इसके अनेक पहलू जिसके पर हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है कि टेम्परेचर में जो चेंज है उससे हमारे जो मॉनसून की और जो वर्षा की जो प्रकृति है ना उसमें बदलाव आ रहा है। अब आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में कम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा है, पानी बहुत ज़्यादा एकदम से आ रहा है, और कुछ क्षेत्रों में पानी बिल्कुल है ही नहीं कि वहाँ पर सूखे जैसी स्थिति पड़ रही है। तो होता ये है कि अगर एक ही जगह पे बहुत सारी वर्षा कम समय में आ गई है तो वहाँ पे जो वहाँ स्लोप्स हैं, जो वहाँ की मिट्टी है, जो वहाँ की चट्टानें हैं, उस पर ये प्रभाव पड़ता है कि वो खिसकना शुरू कर देती है। और यही वजह है कि हमने ये देखा कि हिमाचल में बहुत सी जगहों पे बहुत बड़े स्केल में, बड़े प्रारूप में भूस्खलन की एक्टिविटी हमको ये मिली है। अगर आप इसको इस तरह से देखें कि भाई पूरे भारत में कि भाई वर्षा कितनी हुई और लैंड एरिया कितना है, तो आप ये पाएंगे कि ठीक है मानसून बड़ा सामान्य रहा, बड़ा अच्छा रहा। लेकिन जो मैंने पहले जो आपको एक बात बताने की कोशिश की है कि एकदम से होना, थोड़े से समय में होना और थोड़ी सी जगह पे होना, उसकी वजह से ये हमको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सर जहाँ तक मेरी जानकारी है जो हिमालय की श्रृंखला है उसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है, भाबर, शिवालिक, मिडिल और अपर हिमालयी क्षेत्र जो होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो मिडिल में दिखाई दे रहा है अब तक। सर क्या जो टनल्स बन रहे हैं या फिर जो बड़े निर्माण हो रहे हैं उनको प्रकृति के साथ किस तरह से समायोजित करके निर्माण किए जाएं ताकि जो एक प्राकृतिक डिसबैलेंस बन रहा है उसको रोका जा सके? देखिए, ऐसा है कि विकास के लिए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना अति आवश्यक है। वो हमारी भी आवश्यकता, आपकी भी आवश्यकता, हम सबकी आवश्यकता है कि हम दूर दराज इलाकों तक हम आने जाने में हमें सुविधा हो, हम बिजली पानी सब पहुंचा सकें, सभी सुविधाओं को दे सकें। इतना पलायन हो रहा है उसको हम रोक सकें, रोजगार उत्पन्न कर सकें। लेकिन इस बदलाव को लाने के लिए हमको जिन मापदंडों का एक इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए वो एक ऐसी बात है जिसको कि हमको ध्यान में रखना चाहिए। मेरा कहने का क्या मतलब है कि यदि कहीं पर भी, चाहे वो टनल बन रही है या वो रोड बन रही है, डैम बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, जो कि अति आवश्यक है, जिनका बनना भी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ जब वो बना जाता है उससे पहले और बनने के समय और बनने के बाद जो हमारी
जो सॉइल है, जो मिट्टी है, जो वहाँ की संरचना है, जो वहाँ का रॉक्स है। अब इसमें देखिए, हम अगर ये कहें कि भाई किन इलाकों में ज़्यादा और किन इलाकों में कम, तो पहाड़ तो पूरे परिप्रेक्ष्य में तो ये पूरा ही संवेदनशील है। अब भूकंप की हम बात करते हैं, ठीक है, हमने ये कहा कि माइक्रो सेस्मिसिटी जो है वो उत्तराखंड में साउथ ऑफ एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नीचे, लेकिन ये एक लोकलाइज स्केल में ये बात कह सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें संवेदनशील तो पूरा हिमालय क्षेत्र है। इसी तरह से हम सब हिमालय की बात करें, हायर हिमालय की बात करें, लोअर हिमालय की बात करें, तो इनमें किसी भी तरह का निर्माण हो, किसी भी तरह का हम संरचना का कर रहे हो, तो उसमें इस एक्टिविटी को कि सॉइल की संरचना कैसी है, उसको कैसे हम संभाल सकते हैं, कैसे हम संजोए रख सकते हैं, और जो हम बना रहे हैं उस पे उनका इम्पैक्ट ना पड़े। कहने का मतलब कि ज्योग्राफिकल या और अच्छी तरह से जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से उसका कार्य होना और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हम विकास के साथ साथ हम इस संरचना को भी बनाए रख सकें। जो सॉइल की बात आप कर रहे हैं सर, निश्चित तौर पे ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जब हम कोई निर्माण करने जा रहे हैं तो उस मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, वहाँ पे हम किस तरह से आगे काम कर सकते हैं। क्या उत्तरकाशी में जो सिलक्यारा में टनल वाली एक घटना हुई है जिसमें लोगों की ज़िंदगी मुसीबत में पड़ी, ये ज़रूरी था कि पहले बहुत बारीकी से वहाँ अध्ययन किया जाता? अध्ययन हुआ होगा, ऐसा नहीं कि बिना अध्ययन के इतनी बड़ी टनल बनाई जा रही होगी, लेकिन सर आपके लिहाज से कहाँ कमी रह गई, कहाँ एक लैक रह गया जिसकी वजह से ये समस्या सामने आके खड़ी हुई? देखिए, किसी भी इस तरह के निर्माण से पहले जो भी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण होता है वो बड़ी बारीकी से ही होता है, और उस पे कार्य भी उसी तरह से किया जाता है ताकि हम किसी भी होने वाली आपदा से बच सकें। लेकिन उसके बावजूद भी समस्या कहाँ आती है कि इस पृथ्वी की संरचना को इतनी बारीकी से, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक यदि हमारी बाजू में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उसका एक्सरे लेते हैं। उस एक्सरे से क्या होता है कि उस पूरे बाजू के अंदर जितने भी नसें हैं, जितनी भी हड्डियां हमको पूरी तरह से दिखाई दे जाएं ताकि हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो इसी तरह से कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको हम टोमोग्राफी बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये पृथ्वी की संरचना को अक्षरशः बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरा देख पाना और समझना, ये अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये पूरी तरह से संभव नहीं है। जिसके कारण क्या होता है कि जब भी कोई निर्माणाधीन कोई चीज़ होती है, जैसे टनलिंग है, तो हम आगे उसको बढ़ना है, तो उस जगह पे जो पृथ्वी की संरचना में जो बदलाव आए, उसको एकदम से कई बार ऐसा बदलाव आता है कि जिसको हम रोक नहीं पाते, जबकि मापदंड पूरे लिए जाते हैं, प्रिकॉशन पूरे लिए जाते हैं, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकृति की संरचना एकदम में उसमें कहाँ से कैसे बदलाव आ रहा है, उसको अक्षरशः पूरी तरह समझ पाना वो संभव नहीं है। इसलिए इस तरह की आपदाएं या विपदाएं आती हैं। यानी अभी भी चाहे वो साइंटिस्ट हो या फिर एक आम पब्लिक हो, उसके लिए प्रकृति को पूरी तरह समझ पाना संभव नहीं है। आप लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं और यही वजह है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आ जाती हैं। अगर सर हम बात करें ख़ास तौर पे प्राचीन समय में थोड़ा सा जाएं, आपने भी बहुत अनुभव आपके पास है। पहले जो पहाड़ में यात्राएं होती थी सर, चार धाम यात्रा की अगर हम बात करें, लोग पैदल आते थे या फिर खच्चर का इस्तेमाल करते थे। पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि चाहे हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही हो या गाड़ियों की आवाजाही हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हालांकि लोगों के लिए एक बड़ी सहूलियत है, लेकिन अगर हम प्रकृति की बात करें, पहाड़ की बात करें, क्या जो वाइब्रेशन होता है, ये जो हेलीकॉप्टर्स के लगातार मूवमेंट से या गाड़ियों के लगातार मूवमेंट से, वो एक कहा जा सकता है कि उस पर कहीं एक हल्का सा थोड़ा सा रोक लगा के चलने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो वाइब्रेशंस की जो आप बात कर रहे हैं, अब वो चाहे व्हीकल्स का हो, आदमियों के चलने का हो, या पशुओं के चलने का हो, या हेलीकॉप्टर का हो, वाइब्रेशन का अगर हम ये कहें कि इम्पैक्ट जहाँ पे कि कोई हेलीकॉप्टर आगे खड़ा हो कि वहाँ नहीं होगा, ऐसा नहीं। लेकिन ये कहना कि उस वाइब्रेशन की वजह से
उसके आसपास की संरचना को इतना प्रभाव होता है कि हम ये कहें कि भाई भूस्खलन की एक्टिविटी या भूकंप की एक्टिविटी या उसके आसपास जो दूर दराज में अगर वो मकान बने हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता हो, तो ऐसा सीधा प्रभाव नहीं है। ये जो वाइब्रेशंस का जो इनका जो लेवल होता है और जो हमारी ये जो संरचनाएं हैं या ये जो प्राकृतिक जो डिज़ास्टर्स हैं, इनके ऊपर सीधा हम ये कहें कि प्रभाव है, ऐसा नहीं है। और इसी तरह से क्या होता है कि अगर हम पोल्यूशन को भी अगर हम देखें, हम कार्बन कंटेंट को अगर हम देखें, तो हम ये कहें कि भाई यूँ भी समझा जा सकता है कि जैसे हमने एक घर में एक चूल्हा जलाया है और हम ये कहें कि भाई ये जो है ये पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, तो उसको ये कह पाना कि उस वजह से ही कि ये पूरा पर्यावरण प्रदूषित हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है। एक मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, मतलब उस चीज़ का इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करें तो चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। देखिए, कंट्रोल करना तो अति आवश्यक है। यदि हम ये कहें कि भाई इसको हम बिल्कुल खुला छोड़ दें कि किसी भी स्थान पर कितने भी आवाजाही हो और उसका बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना हो, तो ये तो कहना गलत है। लेकिन इसके इम्पैक्ट से इस तरह की बड़ी आपदाओं का आना, ये कोई डायरेक्ट रिलेशन इसमें नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है सर। एक पॉइंट और है कि हमने कुछ समय से देखा है एवलॉन्च भी उत्तराखंड में है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि एवलॉन्च कई बार जो पृथ्वी है या फिर उसकी जो सतह हैं तमाम, उसको चैनलाइज करती है, उसको रेगुलेट करती है, रिचार्ज करती है। भूकंप सर कंटिन्यूस आ रहे हैं यहाँ पे, हालांकि बहुत ज़्यादा उनके पैरामीटर नहीं होते हैं, लेकिन कंटिन्यूस सर देख रहे हैं। और ख़ासतौर पे मैं उत्तरकाशी की बात करना चाहूँगा। उत्तरकाशी एक बड़ा केंद्र बन चुका है भूकंप का। देखिए, ऐसा है कि एक पर्टिकुलर रीजन, प्रदेश या किसी क्षेत्र को इस तरह से कहना ये बिल्कुल भी गलत है। इसको आप इस तरह से देखें कि जो कई वर्षों, मिलियन बिलियन ईयर्स पहले जो ये प्लेट की मूवमेंट शुरू हुई थी और जिसके टकराने की वजह से ये हिमालय की उत्पत्ति हुई, और आज की दृष्टि में क्या है कि जो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, जिसकी वजह से ऊर्जा एकत्रित होती है, इसका निकलना, इस ऊर्जा का निकलना बाहर भूकंप के रूप में, ये एक प्राकृतिक सामान्य सी बात है। और ये खाली एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, ये पूरे हिमालय क्षेत्र में, जहाँ पर कि हम देखते हैं माइक्रो सेस्मिसिटी, छोटे छोटे भूकंप लगातार हर जगह पे आते हैं। अब ये जो एकत्रित ऊर्जा है, हम ये मान के चलते हैं कि बड़े भूकंप के रूप में इस एनर्जी का जो निकलना है वो हो जाता है, और फिर उतने बड़े भूकंप के लिए एनर्जी जब धीरे धीरे दोबारा इसमें एक्युमुलेट होती है, उसमें एक समय लगता है। हिमालय क्षेत्र की यदि हम बात करें तो 1897, 1950, 1934 बिहार नेपाल और 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक, ये 4 बड़े भूकंप आए हैं हमारे हिमालय क्षेत्र में पिछले 200 सालों में। और जो ये क्षेत्र है 1934 बिहार नेपाल और 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक के बीच का, इसको हम सेंट्रल सेस्मिक गैप बोलते हैं। यहाँ पर जो ऊर्जा एकत्रित है उसने एक बड़े भूकंप के रूप में निकलना है, लेकिन कब होगा, किस जगह पर पिन पॉइंटेडली होगा, किस गहराई पे होगा, एग्जैक्ट क्या मैग्नीट्यूड रहेगा, ये अभी ये रिसर्च कहना बड़ा मुश्किल है, ये अभी रिसर्च नहीं हो पाई है। तो जो आप ये बात कर रहे हैं उत्तराखंड के इस क्षेत्र की, चाहे वो नेपाल का भी क्षेत्र हो, तो 1934 और ये 1905 के बीच में नेपाल भी आता है, उत्तराखंड भी आता है, कुछ हिमाचल का इलाका भी आता है। इस पूरे क्षेत्र में ये बड़े भूकंप की संभावना बनी हुई है, लेकिन ये कह पाना एग्जैक्टली कि कब आएगा, हो सकता है मेरे बात करते करते तक, और हो सकता है 100 साल बाद। ये कहना बड़ा मुश्किल है किस गहराई में एग्जैक्ट क्या मैग्नीट्यूड कहेगा। लेकिन संदेश क्या है? संदेश ये है कि जैसे अभी परसों भी 3.1 मैग्नीट्यूड का आया, या हम नेपाल में देखें तो 6.3 मैग्नीट्यूड का पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया था। 2015 में यदि आप देखें तो 7.8 और 7.3 का आया था। ये क्या है कि हम जैसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, तो ये नीचे सतह के नीचे इस अभ्रंश से, इस फॉल्ट लाइन से, ये सब के सब आपस में ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे भूकंप के रूप में ये ऊर्जा जो है वो निकल रही है।
हमको सीख लेने की क्या बात है, हमको इससे लेसन लेने की क्या बात है कि हमको ये मालूम है कि भूकंप के रूप में ये ऊर्जा निकलेगी, तो हमको इसके लिए तैयार रहना। तैयारी का क्या मतलब है? दो तरह से तैयारी। या तो एक तो हम अपनी संरचना को सेफ बनाएं और ये मान के चलें कि यदि संरचना बिल्कुल सेफ है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, तो वो नहीं गिरेगी। न गिरने की संभावना 99.99% रहती है। और दूसरी बात होती है कि हम इसकी तैयारी करें, मॉक ड्रिल करें। भूकंप से पहले किस तरह के स्टेप्स हों, भूकंप के समय हम किस तरह का व्यवहार करें, भूकंप के बाद हम किस तरह का हमारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ये तैयारी, ये सभी खाली सरकार की ही नहीं, नागरिकों की भी उतनी जिम्मेदारी है कि हम उस तैयारी के साथ रहें, क्योंकि हमको इनके साथ, इन आपदाओं के साथ जीना है और इन्हीं आपदाओं के बीच में हमें विकास भी करना है। तो अहम बात यह है कि हमको इनके साथ जीते हुए इनकी तैयारी कैसे करनी है, ताकि मिटिगेशन ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, न्यूनीकरण के संरचना का भी और मानव का भी कम से कम नुकसान हो। वाडिया में रहते हुए सर मैंने देखा कि आप लोगों ने एक प्रयास किया था जिसकी बात अभी आप कर रहे हैं। आप लोगों ने कुछ पम्पलेट्स भी बनवाए थे, कुछ बुकलेट्स बनवाई थी जो लोगों में वितरित की गई। और एक, क्योंकि अभी कोई मैकेनिज़्म, बहुत ठोस मैकेनिज़्म हमारे पास नहीं है जिसके ज़रिए हम एक्यूरेट ये पता कर सकें कि कब ये भूकंप आ सकता है। कोई इसका समय काल आपने अभी ये क्लियर किया। लोगों में अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अपनी तरफ से आप सर अपने सारी बातें की, चाहे हम भूकंप की बात करें या फिर जो लैंडस्लाइड की बात करें। एज अ सीनियर साइंटिस्ट, क्योंकि आपको हिमालय का बहुत अनुभव है, आप एक कॉमन अपील क्या करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी में अपने आप को इस तरह से सोचें कि जहां हम रहते हैं, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर हमको किस तरह के बदलाव लाने हैं और हमारी तैयारी कैसे होनी है। जिसमें पहला सबसे ये आता है कि हम हमारे घर में, हमारे कार्यालय में, जिस एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं, वहाँ पे यदि तुरंत भूकंप आता है, दीवारें हिलती हैं, तो हमको क्या करना है। उसमें पहली बात क्या आती कि एक किट हमारे पास घर में हो या कार्यालय में हो या सोसाइटी में हो, जिसमें कि जो खाद्य सामग्री है थोड़े रूप में और दवाइयाँ हैं, इस फ्लैशलाइट है, इस तरह की चीज़ें हम उसमें रखें, ताकि हम कभी भी हमको भूकंप के समय में अगर आपदा आती है तो उस समय हम उसको लेकर के बाहर जा सकें, या घर के अंदर अगर हम ट्रैप हो गए तो उसको हम इस्तेमाल कर सकें। दूसरी बात ये, जब भी आपको महसूस हो कि दीवारें हिल रही हैं या लैंप हिल रहा है, शांत रहें, अपने आप को बचाएं। अपने आप को बचाने का क्या मतलब कि डोर बीम के नीचे या किसी टेबल के नीचे या दीवार के साथ अपने सिर को छुपाते हुए रखें। ये तब तक शांत रहें और ये एक्टिविटी तब तक करें जब तक कि वो दीवारें हिल रही हैं। और वो जब दीवारों का हिलना बंद हो जाए, सब तरफ सब कुछ शांत हो जाए, तब उसके बाद धीरे से निकल के पहले ये देखें कि घर से बाहर निकलने में सुरक्षित है कि नहीं है। और अगर ओपन ग्राउंड है और वहाँ निकलने का आपका बनता है तो वहाँ पे निकल जाए और ये देखें कि सब लोग सुरक्षित बाहर आ गए कि नहीं आ गए। लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप वहीं शांत बैठे रहें। कम्युनिकेट करने की कोशिश करें कि आप कहाँ पर हैं। यदि मोबाइल टावर, मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहा है तो अनावश्यक ना चिल्लाएं। थोड़ी देर तक चिल्लाने के बाद शांत हो जाए। जब भी कोई आहट महसूस हो, कोई आपकी तरफ आ रहा है, तो आप कम्युनिकेट करें। चाहे आप लिफ्ट के अंदर हो, चाहे आप कार्यालय में हो या ऊपर वाली मंजिल में हो, आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करें कि मैं यहाँ पर हूँ। कोई ना कोई आपको बचाने ज़रूर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन है, मोबाइल है, तो आपके पास वो चिन्हित नंबर होने चाहिए कि जिसको आप कॉल करके बता सके कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस अवस्था में हूँ। उसके बाद जब आपको निकाल लिया जाए या आप बाहर ग्राउंड में आ जाएं या आप बिल्कुल सेफ हैं, अपनी सुरक्षा और उसके बाद अपने साथी की सुरक्षा या अपने पड़ोसी की सुरक्षा और अपने परिवार वालों की सुरक्षा। और इससे भी एक महत्वपूर्ण बात कि जब ये आपदा,
हिलना बंद हो जाता है तो आपको भवन को आप देखें कि कहीं कोई क्रैक नहीं है, और यदि कोई क्रैक है तो उसके बाद जल्दी ना करें उसके अंदर जाने की, क्योंकि भूकंप के बाद मेन शॉक के बाद आफ्टर शॉक्स होते हैं, और आफ्टर शॉक्स में वो जो वल्नरेबल जोन है उनके टूटने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए उन आफ्टर शॉक से बचना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। मेरी अपील ये रहेगी कि इस तरह का मटेरियल, कि इस तरह की मॉक ड्रिल एक्सरसाइज कैसे करनी है, पहले की तैयारी, भूकंप के समय और भूकंप के बाद की, ये हमारा जिस संस्थान में मैं पहले कार्य करता था, वर्ड इंस्टीट्यूट, इस तरह के अनेकों संस्थाएं हैं जहाँ पे कि इस तरह की जानकारी आपको मिलेगी। यूट्यूब में भी मिलेगी, भारत सरकार की वेबसाइट्स हैं उनमें भी मिलेगी। हमको उन वेबसाइट्स को देखना चाहिए, जानना चाहिए और उसके अनुरूप अपने आप को तैयार रखना चाहिए। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कम से कम वर्ष में एक बार, चाहे कार्यालय हो या स्कूल हो, सोसाइटी हो या कोई भी क्षेत्र हो, हमको एक बार मॉक ड्रिल ज़रूर करनी चाहिए कि भूकंप आ जाए तो हमको कैसे बिहेव करना है। यदि उस तैयारी के साथ हम जिएंगे तो मेरा ये मानना है भूकंप से होने वाली जो नुकसान है उससे हम बहुत बड़े हद तक हम बच सकते हैं। सर, विकास की बात हुई, प्रकृति की बात हुई, इसमें आ रहे बदलावों की बात हुई। टनल सर क्या उत्तराखंड के लिए सबसे सेफ एक विकास का जरिया बन सकते हैं? टनल्स की अगर हम केवल बात करें, ब्लास्टिंग की नहीं, जो ब्लास्टिंग के जरिए कई बार रास्ते बनाए जाते हैं, लेकिन टनल सर हमारे उत्तराखंड के लिहाज से कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं विकास की, जब हम बात करते हैं कि हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो या वो पानी का भी जाना हो, अब इसमें आप ये देखें कि यदि हमको ऊर्जा मतलब बिजली का निर्माण करना है और वहाँ पर जो है वो एक रिवर फ्लो है, तो उसको रिवर फ्लो को टरबाइन को चलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो आपको टनल बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो वो टरबाइन चलेगी कहाँ से। इसी तरह से कम्युनिकेशन का भी है, इसी तरह से आपको ट्रैवल का भी है। यदि आपको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सुगम अगर कोई चीज़ बनानी है तो आपको टनल तो बनानी ही पड़ेगी। लेकिन ये बात नहीं है कि टनल बनाना सेफ नहीं है, ये बात नहीं है। आपको जो सेफ्टी मेजर्स हैं, यदि हम उसको इम्प्लीमेंट अगर ठीक करते हैं और हमारी तैयारी इस तरह से रहती है कि हम जो भी आपदा है जो आ सकती है उसके प्रति सचेत हैं, उसको हमको काउंटर करने में हमारे पास कैपेबिलिटी है, उसको कैपेबिलिटी को और बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये विकास का कार्यक्रम भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम ये सोचें कि हम अगर न बनाए तो हम कैसे कार्य करेंगे। न बनाना कोई विकल्प नहीं है, लेकिन बनाना इस तरीके से कि हम आपदा को न्यूनीकरण कैसे कर सकें। मुझे लगता है हमको इसकी तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसकी तरफ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि अगर हम कोई विकास कार्य कर रहे हैं, टनल बना रहे हैं या फिर बड़े बांध बना रहे हैं, हमारे पास तैयारी ये होनी चाहिए कि अगर कहीं कोई संकट आता है तो हम उससे कैसे पार पा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे रखने की ज़रूरत है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ मयंक राय, देहरादून।